फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम निम्मी क्वेश्चन बैंक के इलेक्ट्रीशियन फीटर सेकेंड ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सारे प्रश्न आपके परीक्षा में इसी क्वेश्चन बैंक से आएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन का फर्स्ट वीडियो। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, मतलब घर्षण का नियम क्या है। पहला दिया है फ्रिक्शन फोर्स इज ए इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ द कनेक्टिंग सरफेस। दूसरा दिया है फ्रिक्शनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा दिया है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मोशन। चौथा दिया है फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ कनेक्टिंग सरफेस। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है विकल्प नंबर हमारा एक, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ द कनेक्टिंग सरफेस। पहला विकल्प जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, What is the direction of the frictional force against a motional object? पहला है inclined to the object, opposite to the object, parallel to the object, perpendicular to the object। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है, अगर कोई बॉडी किसी सतह पर रखी हुई है, इस पर यदि हम फोर्स F लगा रहे हैं, इसका जो भार है वो नीचे की तरफ mg काम करता है, तो हमारा घर्षण बल जो होता है वो लगाए गए बल के विपरीत दिशा में काम करता है। F बराबर में म्यू इंटू mg होता है, जहाँ पे म्यू जो होता है घर्षण गुणांक होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर घर्षण बल की दिशा क्या होगी अगर कोई वस्तु गति कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है विकल्प नंबर हमारा 2, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। जिधर वस्तु गति करता है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल काम करता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कनेक्टिंग सरफेस। पहला दिया है पुलिंग फोर्स, दूसरा है पुशिंग फोर्स, तीसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, चौथा है एलाइड फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है विकल्प नंबर 3, फ्रिक्शनल फोर्स। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन द बिटवीन द व्हील एंड रोड इफ़ बाइसिकल आर एबल टू द रन ऑफ द रोड्स। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, अगर कोई पहिया किसी रोड पे चल रहा होता है तो इसके बीच कौन सा बल काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन नंबर 1। करोजन नहीं होगा, इरोजन भी नहीं होगा, मोशन भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है विकल्प नंबर 1। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच इज़ द यूजफुल फ्रिक्शन, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है घर्षण का क्या उपयोग है। राइज इन द सिलेंडर, क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, व्हील हब बियरिंग, ब्रेक शूज लाइनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर सही है, मतलब घर्षण का उपयोग क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर सही है ब्रेक शूज लाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। विच इज़ द वेस्टफुल फ्रिक्शनल, मतलब घर्षण का हानि क्या होता है। रियर एक्सल गियर, टायर्स ऑन द फ्लोर, ब्रेक शूज लाइनिंग, क्लच लाइनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है विकल्प नंबर 1, रियर एक्सल गियर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच इज़ द डिपेंड ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, घर्षण बल जो होता है वो किस पे निर्भर होता है। टाइप्स ऑफ मटेरियल ये नहीं होगा। दूसरा दिया है कांटेक्ट सरफेस, मतलब घर्षण बल किस पे निर्भर करता है, तो याद रखेंगे कांटेक्ट सरफेस पर। चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हाउ कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड।
ऑप्शन दिया हुआ है। पहला जो ऑप्शन है वो है इट इज़ द एक्सप्रेस्ड एट द रेशियो ऑफ द फोर्स एंड द एरिया। दूसरा ऑप्शन दिया है इट इज़ द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है विकल्प नंबर 2, इट इज़ द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। हम जानते हैं कि जो हमारा घर्षण बल F होता है वो जो होता है म्यू इंटू mg होता है। यहाँ से अगर हमें म्यू का मान निकालना रहे तो ये हो जाएगा F बटा में mg, और जो mg होता है वे वेट के बराबर होता है, तो फार्मूला बनेगा F बटा में W। म्यू बराबर में F बटा में W, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया है। ये म्यू बराबर में F बटा में W। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच सिंबल इज यूज टू द डिनोटेड कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। मतलब घर्षण गुणांक को किससे निरूपित करते हैं। पहला है अल्फा, दूसरा है म्यू, तीसरा है बीटा, चौथा है गामा। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है म्यू से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हाट काइंड्स ऑफ द फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ़ टू ऑब्जेक्ट आर द कॉन्टैक्ट एट रेस्ट। कहने का मतलब ये है उस घर्षण बल को क्या कहते हैं जब कोई वस्तु गति में नहीं होती है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक्स फ्रिक्शन, एंगुलर फ्रिक्शन। तो याद रखेंगे अगर वस्तु गति में नहीं है, स्थिर है, तो उस पर जो बल घर्षण बल काम करता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। चौथा है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है विकल्प नंबर 3, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब स्लाइडिंग घर्षण का जो मान होता है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, याद रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। कहता है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द काइंड ऑफ द फोर्स इफ़ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन। अगर कोई वस्तु, उस फार्मूला पूछ रहा है कि अगर कोई वस्तु किसी प्लेन सतह पर गति कर रही है तो उसके लिए हमारा घर्षण बल किससे निरूपित होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है बी, W साइन थीटा बटे में फाई बटे में कास फाई। W साइन थीटा प्लस में फाई बटे में कास फाई। ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन दिया है एंगल FOS, एंगल ROS, एंगल POS। तो याद रखेंगे जो हमारा फिगर में दिया हुआ है, याद रखेंगे फिगर को देख करके याद रखेंगे। जो एंगल ये है ROS, इसी एंगल को हम लोग फ्रिक्शनल एंगल कहते हैं। तो जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा विकल्प नंबर एंगल ROS। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इफ़ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन इज Q। मतलब कोफिशिएंट को किससे निरूपित करेंगे। तो एंगल का मान पूछ रहा है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है टेन थीटा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। व्हाट डिनोटेड टू द लेटर R इज गिवन फिगर। इसमें हमको R का मतलब पूछ रहा है। पहला दिया है फोर्स, दूसरा दिया है रेजिस्टेंस, तीसरा दिया है लोड, चौथा दिया है नॉर्मल रिएक्शन। तो याद रखेंगे अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उस पर भार जो होता है वो नीचे की तरफ काम करता है। इस भार को संतुलित करने के लिए एक बल ऊपर की तरफ काम करता है जिसको हम लोग रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। इसका जो करेक्ट विकल्प सही होगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट।
लुब्रिकेंट का क्या मतलब होता है, क्या उद्देश्य होता है। पहला दिया है टू इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाने के लिए, दाब को बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण को कम बढ़ाने के लिए। तीसरा दिया है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए। चौथा विकल्प दिया है टू रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर दाब को कम करने के। याद रखेंगे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं, उससे हमारा घर्षण बल क्या होता है, कम होता है, सतह चिकनी हो जाती है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन द वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। याद रखेंगे वीक फीड सिस्टम पूछ रहा है हमसे, इसमें कौन सा लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखेंगे इसमें लव आयल होता है। क्या होता है, लव आयल। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच लुब्रिकेंट सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ ए रिंग आयलर टू स्प्लैश लव आयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट। विच लुब्रिकेंट सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ ए रिंग आयलर टू स्प्लैश लव आयल कंटिन्यूसली अराउंड टू द पार्ट्स। ऑप्शन दिया है ग्रेविटी फीड सिस्टम, प्रेशर फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम। याद रखेंगे क्वेश्चन में हमारा स्प्लैश है, क्वेश्चन में हमारा स्प्लैश है, इसी को देख करके याद रखेंगे स्प्लैश दिया है, तो हमारे आंसर में भी स्प्लैश दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है विकल्प नंबर 3, स्प्लैश फीड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विच वन इज द 3 टाइप्स ऑफ द लुब्रिकेंट सिस्टम इज जनरल यूज। फोर्स फीड सिस्टम, स्पीड फीड सिस्टम, फ्रिक्शनल फीड सिस्टम। दूसरा दिया है वेलोसिटी फीड सिस्टम, स्पीड फीड सिस्टम, फ्रिक्शनल फीड सिस्टम। तीसरा विकल्प दिया है ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम। तो याद रखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे हम, ऑप्शन नंबर जो 3 में दिया है ग्रेविटी फीड सिस्टम, GFS, गर्लफ्रेंड स्विट्जरलैंड, गर्लफ्रेंड स्विट्जरलैंड, ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विच लुब्रिकेंट सिस्टम एम्प्लाई ऑयल होल्स इन द मशीन। मशीनों में लुब्रिकेशन को डालने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ग्रेविटी फीड सिस्टम। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम। इस लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या नाम है, तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑयल कप, वीक फीड, मैनुअल स्क्रू डाउन, रिंग आयलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है, देखेंगे हमारा फिगर में W बन रहा है, फिगर में W बन रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है वीक फीड सिस्टम। फिगर में W बन रहा है इसलिए इसका आंसर जाएगा वीक फीड। चलेंगे अगले क्वेश्चन में, विच इज़ द यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ मशीनिंग पार्ट। मशीनिंग पार्ट में घर्षण को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन दिया है कैरोसिन, जो कि नहीं होता है, पेट्रोल तो ईंधन है, ये भी नहीं है, वाटर ये भी नहीं लुब्रिकेशन है। आपका जो हमारा आंसर करेक्ट सही है वो है लुब्रिकेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, विच इज़ द मेन पर्पज ऑफ द यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन द इंजन मूविंग पार्ट्स। दिया है कि लुब्रिकेशन का अगर कोई इंजन में कोई पार्ट अगर मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो उसमें लुब्रिकेशन ऑयल का हम इस्तेमाल किस उद्देश्य से करते हैं। पहला दिया है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, उससे दक्षता बढ़ जाती है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन, उससे घर्षण कम हो जाता है। टू इम्प्रूव कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। टू इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी, इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम हो जाता है। आगे चलेंगे 25 नंबर, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से सही विकल्प हमको चुनना है। लुब्रिकेंट एक्ट टू प्रिवेंट करोजन, लुब्रिकेशन जो होता है वो हमको करोजन से सुरक्षा प्रदान करता है, यही हमारा करेक्ट आंसर सही है। लुब्रिकेशन जो होता है वो हमारे करोजन से क्या करता है, संक्षारण से सुरक्षा करता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, व्हाट केस द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेंट। अगर किसी मशीन का हम मेंटेन कर रहे हैं उसको,
और उसमें लुब्रिकेशन आयलिंग कर रहे हैं तो उससे उसकी इफ़िशियंसी पे क्या प्रभाव होगा, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज घट जाएगी, समान रहेगी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो याद रखेंगे लुब्रिकेशन करने से हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द लुब्रिकेशन। इस लुब्रिकेशन सिस्टम का नाम क्या है। पहला है ऑयल कैन ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक टाइप प्रेशर गन, तीसरा है टी हैंडल प्रेशर गन, चौथा है प्रेशर गन ग्रीस गन। तो याद रखेंगे ये जो हमारा फिगर दिया है इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा टी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हमारा टी बन रहा है। इसका आंसर हो जाएगा टी हैंडल प्रेशर गन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्या कहता है, विच प्रिंसिपल ऑफ द लुब्रिकेंट कैन बी इम्प्लाइड। ये हमारा जो दिया हुआ है इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ग्रेविटी फीड सिस्टम, ग्रेविटी फीड सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। विच वे द कूलेंट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। कर रहा है कूलेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, टू कैरी आउट डस्ट, डस्ट को ले जाने के लिए, टू कैरी आउट द हीट। कूलेंट जो होता है वो हीट को एक जगह से हटा देता है, आंसर जाएगा बी नंबर। चलेंगे अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू द मूविंग ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द 0.4 एज्यूम 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो याद रखेंगे इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर सही होगा इसमें हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, तो एफ बराबर होता है म्यू इंटू एम इंटू जी। तो याद रखेंगे म्यू का जो मान दिया है वो दिया है आपका 0.4, यम का मान हमारा 1000 है, 1000 है, और हम जी का मान जो रखेंगे वो रखेंगे आपका 10। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 4000 न्यूटन। यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो 4000 न्यूटन निकल के आएगा, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर क्या कहता है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इफ़ ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू द मूव ए बॉडी ऑफ द मास 35 किलो एज्यूम 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ पर भी हम याद रखेंगे हमारा फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर म्यू इंटू एम इंटू जी। यहाँ से म्यू का मान निकलेगा एफ बटा में एम इंटू जी। एफ का जो मान दिया है वो दिया है, एफ का जो मान दिया है वो दिया है 30 और यम का मान हमारा है 35 और जी का मान हम रखेंगे 10। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो ये 0 से 0, 3/35, इसका जो मान निकल के आएगा 0.0857 निकल के आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0857, जो कि विकल्प नंबर हमारा तीसरे में दिया है, तीसरा विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू द मूव एन ऑब्जेक्ट वेट ऑफ 20 kg इफ़ द वैल्यू ऑफ द एम बराबर में 0.24। तो याद रखेंगे यहाँ से हमें पूछ रहा है, एफ का मान पूछ रहा है, एफ बराबर में होता है म्यू इंटू एम जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ का मान हमें निकालना है, वेट हमारा 20 दिया है, ये जो म्यू का मान दिया है 0.24 दिया है। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 480, 2 अंक के बाद 4.8 kg। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कहा है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय ए फोर्स ऑफ 30 kg इफ़ कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.0125। तो याद रखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा 30 का गुणा 0.0125 से और 10 से कर लेंगे तो आंसर आएगा 2400
kg। आंसर जाएगा हमारा 2400 किलो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ ए इंक्लिनेशन ऑफ इफ ए वेट ऑफ 150 kg इज़ द इक्विलिब्रियम एंड द वॉल्यूम ऑफ m इज इक्वल टू 0.57773। याद रखेंगे, जब विकल्प में हमारा 30 दिया हो, विकल्प में 30 दिया हो और 40 ना दिया हो, 30 दिया हो 40 ना दिया हो, तो याद रखेंगे उसका जो आंसर सही होगा वो होगा 30, ऑप्शन नंबर जो कि 1 में दिया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू द जस्ट स्लाइड ए 20 kg ऑब्जेक्ट लाइनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इफ़ द m इज इक्वल टू 0.2। तो याद रखेंगे F बराबर क्या होता है, तो F बराबर म्यू इंटू mg होता है। यहाँ से म्यू का मान 0.2 और इसका मान 20। यहाँ से जब हम हल करेंगे तो 40 4.0, इसका मतलब हमारा विकल्प जो है C 4 किलो। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ए 20 kg ऑब्जेक्ट विथ द कोफिशिएंट इज फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.24। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका विकल्प नंबर 1 4.8 किलो। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पुलिंग ए लोड ऑफ 400 kg बाई ए फोर्स ऑफ द 40 किलो। तो याद रखेंगे इसका जो हमारा करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा 400/40। इसी को सॉल्व करेंगे 40/400, 40/400। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 1/10, इसका आंसर 1/10 मतलब 0.1 आएगा। आंसर नंबर सी सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाउ मच विल बी ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए मूविंग ए बॉडी ऑफ 80 kg बाई ए फोर्स ऑफ द 40 kg ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो होगा ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर हमारा है 38। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40/80। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 मतलब 0.5, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 50 kg विच हाउ मच विल बी ए वेट ऑफ ए बॉडी विच विल बी मूव्ड बाई ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 kg अगेंस्ट ए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.25। इसको जब सॉल्व करेंगे 50, तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 200 किलो। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, व्हाट विल बी ए अप्रॉक्सीमेट एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन m बराबर में 0.84। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था कि अगर ऑप्शन में 30 और 40 दोनों रहेगा, ऑप्शन में 30 रहे 40 ना रहे तो उसका आंसर 30 होगा, लेकिन यदि ऑप्शन में 30 और 40 दोनों रहता है तो उसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो है 40 डिग्री। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वर्क डन टू ए मूव ए बॉडी ऑफ ए मास 60 kg टू ए डिस्टेंस ऑफ द 5 मीटर्स इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शनल बिटवीन बॉडी एंड द प्लेन इज 0.2। पहला ऑप्शन है 12 kg, दूसरा है 60 kg, तीसरा है 12 मीटर kg और चौथा विकल्प दिया है 60 मीटर kg। तो याद रखेंगे विकल्प में हमारा 60 kg है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा 60 मीटर इंटू kg, डी नंबर विकल्प। चलेंगे 42 नंबर कह रहा है, हाउ मच विल बी द वर्क डन इज मूविंग ए 10 kg ऑब्जेक्ट राइजिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एज्यूम m इज इक्वल टू 0.15।
तो याद रखेंगे ऑप्शन में हमारा 15 है, इसलिए जो इसका आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर इंटू kg। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 43 नंबर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए बाइसिकल ऑफ मास 1000 kg रनिंग ए रोड विथ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज ए 4। इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा 1000 का गुणा हम 0.4 से कर देंगे। 1000 का गुणा जब हम 0.4 से करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 4 के बाद 3 जीरो, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो आंसर आएगा 400 किलो, जो कि विकल्प नंबर हमारा डी में दिया है। डी में दिया हुआ है 400 किलो। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट का पूछता है, वो कहाँ काम किस पे का निर्भर होता है? वेट पे, मास पे, डेंसिटी पे, शेप पे। तो याद रखेंगे जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करता है वो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, मास पर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ ए पॉइंट एट विच ऑल द ऑब्जेक्ट टू ए बॉडी कंसंट्रेटेड। इनर्शियल पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड है, सेंट्रल पॉइंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्किल लाइंस। एक वृत्त का हमसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है। पहला है एट इट्स सेंटर, एनी वेयर ऑन द इट्स रेडियस, एनी वेयर इन द सर्कम्फ्रेंस, एनी वेयर ऑन इट्स डायमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर सही है, सर्किल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करता है वो उसके सेंटर पे काम करता है, बीचों बीच, केंद्र पर। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस। याद रखेंगे अगर हमें बेस से पूछ रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर सही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर्कुलर कोन का पूछ रहा है, आंसर जाएगा H/4। ऑप्शन नंबर थर्ड। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी। एक आयत है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ काम करेगा? लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर, शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर, एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए इट्स डायगोनल, एट द कॉर्नर्स। तो याद रखेंगे जो आयताकार चीज़ होता है उसका जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कम करता है वो होता है कि दोनों डायगोनल, दोनों विकर्ण जहाँ एक दूसरे को काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स बेस। याद रखेंगे हेमिस्फीयर का हमसे बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा 3r/8 होगा। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखेंगे। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर एट द। पहला दिया है स्फीयर का हमसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है, पहला दिया है एट द सेंटर, ऑन द सर्कम्फ्रेंस, एट द डायमीटर, एट द रेडियस। तो याद रखेंगे हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कम करता है वो सेंटर पे काम करता है, एट द सेंटर। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो वीडियो है ये फिटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।